आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट में हूं इरशाद खोखर। नाजरीन, आज की बड़ी खबर यकीनन आपने भी सुनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने नेब तरमीम को उड़ा दिया मासवाए एक तरमीम के। आज की रिपोर्ट में आपको आगाह करेंगे कि पहले भी ओरिजिनल शक्ल में जब नेब ऑर्डिनेंस था उस वक्त क्या होता रहा और असल जिसकी तरफ जाना चाहिए, जो जरूरत है कि उसके मुसब्बत नताइज ज्यादा से ज्यादा सामने आ सकें, क्या उस तरफ जाएंगे या उस तरफ किसी की तवज्जो मबजूल होगी। और नाज़रीन, बाकी आप देख रहे हैं कि ये क्रैकडाउन चल रहा है खाद, गंदम और चीनी के खिलाफ और उसके मुसब्बत नताइज आ रहे हैं। आज की रिपोर्ट में हम भी आपको आगाह करेंगे। हमने भी एक फेहरिस्त बनाई है कि वो जखीरा अंदोज कौन है जो इस नेटवर्क का हिस्सा रहे हैं, कैसे कैसे मुनाफाखोरी किसके साथ मिलकर वो करते रहे और उस नेटवर्क में कौन कौन शामिल रहे हैं। और उनमें एक ऐसा जखीरा अंदोज भी जो मुकद्दस किताब हाथ में लेकर स्मगलिंग करता रहा है, उसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। और बाकी आप देख रहे हैं कि गैस महंगी, बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, हर चीज पे टैक्स, बिल आखिर आटे पे भी टैक्स हुकूमत ने नाफिज कर दिया, उसके मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। और बाकी मुल्क के अंदर बैठकर बाहर होने का ढोंग कौन रचा रहा है, एक तीर से तीन शिकार करने वाली उस शख्सियत के मुतालिक भी बताएंगे कि हमारी जो इत्तला है कि वो मुल्क के अंदर बैठा है, लेकिन ये जाहिर क्यों कर रहे हैं, क्यों नौबत आ रही है कि मुल्क से बाहर हैं। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। सबसे पहले नाजरीन आपको बता दें कि ये जो क्रैकडाउन शुरू हुआ है चीनी, गंदम और खाद के खिलाफ, हम देख रहे हैं कि उसके काफी मुसब्बत नताइज आ रहे हैं। आपको आगाह करें कि मैं देख रहा था मलक बोस्तान साहब को, वो जो मनी एक्सचेंज वालों के एसोसिएशन के सरबराह हैं, मलक बोस्तान का बड़ा नाम है, मैंने सुन रहा था उनकी बात एक मुझे बिल्कुल अच्छी लगी कि अब ये जो ऑपरेशन हो रहा है, ये जो क्रैकडाउन हो रहा है कि लोग अब डॉलर निकाल रहे हैं, किस तरह अब डॉलर वो ओपन मार्केट में 340 में भी जो नहीं मिल रहा था वो अब 300 तक आ गया है। ओपन मार्केट में भी 300 से नीचे इंटरबैंक का रेट तो जाहिर है वो 300 के लगभग ही है। असल बात बताने की है कि मुझे उनकी जो बात अच्छी लगी वो ये कि जो लोग निकाल रहे हैं उनको हिरासा ना करें, ताकि ये जो ऑपरेशन, ये जो क्रैकडाउन है उससे डॉलर नीचे आएगा। जितना फॉरेन एक्सचेंज लोग कराएंगे उससे जाहिर है कि डॉलर की कीमत नीचे आएगी और एक इस्तेहकाम पैदा होगा। 250 रुपए तक डॉलर की अगर कदर गिर जाए तो फिर बड़ी बात होगी। तो ऐसे में मुझे याद आ गया कि जैसे मलक बोस्तान साहब कह रहे हैं, ऐसे ही गंदम की कहानी भी ऐसे ही है, चीनी की कहानी भी ऐसी है। हमने देखा कि ये जो पकड़ धकड़ हो रही है, खासतौर पे वो गाड़ियां भी पकड़ी जा रही हैं गंदम की जो रोड पे हैं। अरे भाई, जो रोड पे है तो समझो कि वो आ गई, बाहर निकल आई गंदम, उन्हें आप जाने दें, कराची आने दें उन्हें, क्योंकि अगर ये पकड़ धकड़ करके वहीं रोकेंगे तो फिर कराची में दाहिर है एक बुहरान पैदा होगा। कराची को तो जरूरत है, जो उनको पकड़ना चाहिए जिन्होंने डंप की हुई है। मसले का हल ये है कि जो डंप की गई है उसको, उस गंदम को निकाला जाए, तभी जाके इसके मुसब्बत असरात होंगे। और इस सिलसिले में जैसे हमने आपको बताया कि हमने भी एक लिस्ट बनाई है और आपको हमेशा बताते रहे हैं कि कौन कौन जखीरा अंदोज किस किस के नेटवर्क में है। हसन अली मक्सी आपको बताते रहे हैं कि वो माफिया का सुरगना महकमा खुराक, उसके नेटवर्क में उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप होता था, कौन कौन के नेटवर्क में शामिल थे। अब उसका पता तो भाई इदारों को सारा पता है, क्योंकि जो हसन अली मक्सी के पास है वो इंफॉर्मेशन इदारों के पास है, उनको सारा पता है। इस सिलसिले में हमने जो अपने एक फेहरिस्त तैयार की है उसके मुतालिक आपको आगाह करें, जो हम आपको बताते रहे हैं कि हमें याद है कि ये कौन कौन किस किस तरह जो कौन नेटवर्क में शामिल रहे हैं लोग। उनमें सबसे पहला नाम आपको बता दें कि इसरार मक्सी, जो हसन अली मक्सी का खालाजाद भाई है, उसको सारा पता है कि कौन कहाँ गंदम छुपी हुई है, किन किन व्यापारियों से वो लेते रहे हैं। ऐसे में कंबर शदाद कोट डिस्ट्रिक्ट लाड़ का नाम है, जो बड़ा व्यापारी जो हसन अली मक्सी के नेटवर्क में रहा है। सैकड़ों गाड़ियां वो नसीराबाद से कैसे निकलती थी, वो है मुरलीधर नसीराबाद तहसील वाला, और कल्याण दास
ये भी लाड़काना का अमान ला शेख। और ब्रोकरों का बड़ा कमाल होता है, ब्रोकर्स को सब पता होता है कि कौन कौन से व्यापारी सबसे वो राब्ते में होते हैं। वो है अजीज मुगेरी, जो इन सब के सौदे कराता था। आज भी अजीज मुगेरी पे हाथ डाला जाए तो बताएंगे कि कहां कहां किस किस की कितनी गंदम जो है छुपी हुई है। और ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट दादू में आ जाए, वो गुलाम हुसैन खोखर और इकबाल चारण और दीगर के हम आपको हाल हवाल बताते रहे हैं कि ये गंदम के व्यापारी ये भी नेटवर्क का हिस्सा रहे हैं। और ऐसे ही सांगड़ में वो नंदू नंदू नंद कुमार और नंदू जो आपको जोकर नुमा बताते हैं, वो भी इन्हीं के नेटवर्क में रहा है। और अली शेर जरदारी सांगड़ वाला, ये इन पे हाथ डालें तो सब कुछ पता चल जाए। और सबसे ज्यादा जो है नवाब शाह डिस्ट्रिक्ट बेनजीराबाद में जो आपको बताते रहे हैं कि फहीम अब्बास खिलजी उर्फ फहीम अब्बास तेली के नाम से जो मशहूर है, वो तो हसन अली मक्सी के नेटवर्क में भी होता था। और इमदाद शाह बिशनी शाह जो डीट शाह आपको बताते हैं, इमदाद शाह डायरेक्टर फूड, उसके नेटवर्क में भी ये रहा है। और वहां पे एक वीरूमल भी है, एक किशन चंद भी है। और आपको बता दें कि वो काजी अमन का, जैसे हमने आपको बताया कि शर्म की बात है, आलम आश्कार बात है, ये कोई ढकी छुपी आपको बात नहीं बता रहे। एक काजी अमन का व्यापारी जुन्नेद आराई, उसकी जब गाड़ी पकड़ी जाए तो वो मुकद्दस किताब, अब अंदाजा तो लगाए मुकद्दस किताब इसके लिए कि नहीं मेरे बाप को कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा। पाबंदी के दौरान ये गंदम स्मिंगलिंग के लिए कुरान पाक वो लेके जो है वो गाड़ी में रखते थे, वो भाई ये छोड़ दे, मेरी गंदम छोड़ दे। ऐसे किरदार भी हैं। इन किरदारों को आप क्या तस्वर करेंगे। ये स्मिंगलर मुकद्दस किताब को इसलिए इस्तेमाल करते हैं। और वहां पे जावेद जत्तोई भी, वो भी बड़ा नाम है। और आमिर जट, वो भी बड़ा नाम है। ये सब ये इनके पास जाए, इनको पता है कि किस किस ने कहां कहां गंदम छुपाई है। अब जाहिर है कि वो थोड़ा सीन से मामला हट गया है, तो कहीं भी गंदम छुपाई है, इन व्यापारियों को, इन नेटवर्क वालों को पता है। और बाकी मटियारी डिस्ट्रिक्ट में तो सबसे बड़ा जो नेटवर्क चलता था वो हसन अली मक्सी से भी बढ़कर वो डायरेक्टर फूड इमदाद शाह का उसका होम डिस्ट्रिक्ट है। वहां का सुबहान मेमन आपको बता दे रहे हैं हम, शब्बान मेमन, शकील मेमन, इरफान खंडू वाला, असलम मेमन, आलूमल वो खंडू खैबर वाला। और वहां का गुलाम अली कंबो भी एक है, वो तो क्या किस तरह किस किस की मिले चलाता है उसके मतलब भी बताएंगे, वो भी इससे वाबस्ता रहे हैं। सुख्योमल भी है। और सबसे बड़ा वहां का किरदार जो सबसे ज्यादा बड़ा, जो सबसे बड़ा व्यापारी जो गंदम का कारोबार करता है, वो है सत्तीवान। ये सत्तीवान कौन है? इसको भाई एक बड़ा पुलिस अफसर, रिटायर्ड आला पुलिस अफसर, ये कई मामलात में उनकी उनके उनके बेटे के साथ भी वही शराकत रही है। कभी उस पुलिस अफसर का बेटा भी कोई बारदाने का भी काम करता था। इनमें हाथ डालें तो देखे कि क्या क्या कुछ निकल आता है बाहर। ऐसे ही खैरपुर में चले जाएं तो वो एक टिगुमल भी है। और जावेद शाह सोबोदेरो वाले, वो जो पहले भी उसके किस्से आपको बताते रहे हैं, जावेद मेमन मेरापुर नौशेरो फिरोज वाले। और वहां पे एक किरदार है खलील मेमन जो सुपरवाइजर है। नाजरीन ये सुनते जाएं कि ये कितनी अजीब कहानी है कि ये गंदम तो व्यापारियों को इसमें, लेकिन ऐसा भी है कि जो पीआरसी, जो गवर्नमेंट के गोदाम, उनमें प्राइवेट गंदम रखी हुई है ताकि किसी को शक भी ना पड़े, इधर छापा भी ना पड़े। तो यहाँ तो सरकारी गंदम होगी, यहाँ कैसे छापा पड़े, यहाँ प्राइवेट गंदम कैसे हो सकती है? वो अलग बात है कि जो इनकी वो शॉर्टेज रही है, वो खलील मेमन वहां पे वो उन्होंने दीवार खड़ी करके वहां पे डंप करके रखी है। अब उसमें कौन हाथ डाले? ये खुद ऐसे ऐसे कंबर शहदाद कोट में भी है, लाड़काना में, जैसे आपको बताते रहे हैं कि कंबर की गंदम वो लाड़काना में कैसे पड़ी है। तो इन्होंने पीआरसी जो सरकारी गोदाम है उनको भी शेल्टर बनाया हुआ है कि यहाँ पे तो किसी का छापा बापा भी नहीं पड़ सकेगा कि ये सरकारी गंदम लगी। हालांकि ऐसे नहीं है, सरकारी गंदम के साथ कई ने ये फ्रॉड भी किया है। और सबसे बढ़कर के मुझे नजर नहीं आ रहा क्या कहीं कहीं छापे तो पड़े, वो जिला घोटकी कहाँ है? जिला घोटकी में छापे क्यों नहीं पड़े? वो जो महेश भाई 3-3 के फ्लोर मिले, और जो ये सीएनजी और कॉटन फैक्ट्रीज जो लाखों में गंदम की बोरियां वो स्टोरेज करता है। चावला साबिक वजीर खुराक का भी वो बड़ा वो चहीता रहा है। कभी वहां उनके आंख में चोली बिल्ली चूहे वाला खेल भी उनके साथ होता था। उनकी गंदम कहाँ हुआ? वहां से गंदम क्यों नहीं रही? साले पट से गंदम क्यों नहीं निकल रही? और एक व्लॉग में आपको बताया था कि वो जो साबिक एमएनए मोहम्मद बख्शमर, उसकी 30,000 बोरी गंदम पड़ी थी। जब एक ऑफिशियल उसके गया कि ये गंदम उठाने की थोड़ी कोशिश की
तो उन्होंने मुकेश चावला को फोन किया, उस पे तो डिप्टी डायरेक्टरों को हटाया गया और उस ऑफिशियल को मुअत्तल किया गया कि आपने जुर्रत कैसे की कि वहां गए, वहां की गंदम घुटकी से कितनी पकड़ी गई है, वहां पे नजर क्यों नहीं जा रही। और आपको बता दें कि साबिक एमएनए मीर आमिर मक्सी साहब, जी नादर मक्सी साहब के भाई, उनकी उनके शेल्टर में भी गंद में जो चौकी पुल कुब्बो सईद खान से खुशदार रोड जाता है, एक दो हफ्ते पहले तक तो वहां भी 30-40 हजार बोरी गंदम पड़ी थी। और यही कि भाई इसको शेल्टर हासिल है किसका, मीर आमिर मक्सी का। ये गंदम कहाँ है, इस गंदम के इस गंदम में हाल डालना चाहिए। जब तक ये डंप की हुई गंदम नहीं निकलेगी तब तक मामला हल नहीं होगा। और नाज़रीन आपको बता दें कि ये गंदम की कहानी की जिन्होंने ज़कीर अंदोजों ने जो कुछ सोचा था कि अब 16,000 रुपए में रेट पहुंचा देंगे, आटे की डबल सेंचुरी भी हो गई, उसमें एक मुसब्बत चीज आपको बता दें कि हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि जो पीडीएमए की हुकूमत थी, सागदार, वो क्यों कतरा रहे थे कि गंदम इंपोर्ट ना हो डॉलर के चक्कर में। हमने आपको बताया था कि नेचर मेहरबान, कुदरत मेहरबान, लेकिन हमारे हुक्मरान अज़ाबे जान वो नहीं कर रहे थे। बिल आकर ये फैसला भी हो गया कि 1 मिलियन टन 10 लाख टन गंदम वो इंपोर्ट की जाएगी और उसके मेरे ख्याल में तकरीबन 12 शिप्स यानी 7 लाख टन गंदम के सौदे हो भी चुके हैं। और 21 सितंबर से पहला शिप लगना शुरू हो जाएगा। मेरे ख्याल में इस महीने में 4 शिप आएंगे। ये 55 से 60,000 65,000 टन की शिप में गंदम होती है। अब वो रेट आपको बता दें कि कुदरत मेहरबान, हम आपको क्यों बताते थे कि वो सौदे हुए हैं $280 फी टन से $293 तक। अब 293, अब अगर 290 $287 भी कहें तो वो गंदम कितने में पड़ी, वो पड़ी 8,600 रुपए फी 100 किलोग्राम, जो यहाँ अभी 11,000 11,500 रुपए का रेट चल रहा है। तो इससे जाहिर है आटे के निर्खों पे असर तो पड़ेगा ही। इससे जाहिर है कि मार्केट नीचे आएगी। पे जो गंदम आएगी उसमें फी टन पे 11-12,000 रुपए का, बाकी बारदाने का उसका वो भी खर्चा भी होता है। तो ये तकरीबन जो है गंदम 10,000 रुपए तक वो पड़ती है, लेकिन वो भी 500 मजीद महंगी गंदम किसे पड़ेगी। जैसे आपको बताया कि एक चीज थी आटा, जो बुनियादी जरूरत, लोग तड़प रहे हैं। आटे के रेट तो देखें, आटे पे भी टैक्स लगा दिया इस गवर्नमेंट ने, इस केयर टेकर गवर्नमेंट ने। वो क्या है कि जो भी इंपोर्टेड व्हीट आएगी प्राइवेट सेक्टर में, उसमें जो फ्लोर मिल वालों के थ्रू आएगी, जो उनका ग्रुप जो वो मंगवाएंगे, उस पर 5.5% इनकम टैक्स होगा। और कोई ट्रेडर मंगवाएगा तो उस पर 6% इनकम टैक्स। अब 5.5% इनकम टैक्स का मतलब क्या हुआ, तकरीबन ₹4.5 फी किलो पे टैक्स हो गया, यानी 475 रुपए तकरीबन फी 100 किलोग्राम गंदम की बोरी पे वो गवर्नमेंट टैक्स लेगी। और ये 10 लाख टन जो गंदम आएगी, इसमें जाहिर है अरबों रुपए की हुकूमत को आमदनी होगी। और ये तजावीज कहां से आई, जाहिर है आईएमएफ, हमारी वजीर खजाना शमशाद अख्तर साहिबा, वो स्टेट बैंक की गवर्नर भी रही है। जो कुछ भी हो रहा है, हम जो है आईएमएफ के मुतालबात पूरे करें कि 4 पैसे यहां से भी आएंगे। यूं समझे कि अब जो आटा आवाम खरीदेगा, ये इंपोर्टेड व्हीट आएगी, तो उसमें ₹5 फी किलो पे टैक्स भी शामिल होगा। और नाजरीन आपको आगाह करें कि जैसे हमने आपको बताया कि ये नेब का ऑर्डिनेंस तो बहाल हो गया। ये नेब का ऑर्डिनेंस पहले भी था, क्या नतायज आते थे। असल जरूरत किस बात की है, ठीक है बड़े बड़े लोगों के जो रेफरेंस वो तो वापस आएंगे, वो होंगे। क्या ये जब तरामीम थी तो क्या नेब वाले ठंडे हो गए थे, उनका काम तो वही चल रहा था। असल जरूरत यह है कि नेब की रीस्ट्रक्चरिंग करें। वहां पे जो लोग बैठे, क्या वहां सिस्टम नहीं चलता, क्या वहां फ्रंटमैन का तस्वर नहीं है बाकी महकमों की तरह, उससे खत्म करें। और वहां जो लोग हैं वो चुन चुन के रखें, उनकी थोड़ी साइकोलॉजिकल उनकी कोई तरबियत भी करें कि सिर्फ वीआर या प्ली बार्गेन या जो है बाकी चक्करों में ना पड़े, असल केसों को अपने अंजाम तक पहुंचाएं। जब तक वो नहीं होगा, जब तक ये रीस्ट्रक्चरिंग नहीं होगी, फिर तो ये फिर धंधा ही चलता रहेगा। सब कह रहे हैं भाई, हम भी आपको बताते रहे हैं, वो खासतौर पर नेब 70 के हवाले से उसकी रीस्ट्रक्चरिंग करना जरूरी है, जिससे ज्यादातर मुसब्बत नतायज हासिल हो सकते हैं। और बाकी आपको बताया कि मुल्क में बैठकर मुल्क से बाहर होने का ढोंग वो क्या है। भाई मेरे पास इत्तलात आ रही हैं, मुझे जो जराए बता रहे हैं, ये नोटिफिकेशन देखिए, आपको पहले भी हमने बताया था कि 2 सितंबर को वो जाना चाहते थे। 2 सितंबर से पहले 10 सितंबर तक उन्होंने एप्लीकेशन दी थी कि अरबेन पे जाना है। किसने, बिशनी शाह, डीड शाह, बिशनी शाह ऐसे थोड़ी उसका नाम रखा है, इमदाद शाह ने, डायरेक्टर फूड ने।
फिर पता चला कि नहीं, उनके वो नहीं हो सका, तो फिर 10 सितंबर से 18 सितंबर तक उसकी छुट्टी की दरखास्त, और वो 10 सितंबर से वो ऑफिस में आना जाना नहीं, और यही था सर कि ये मुल्क से बाहर चला गया है। आज भी मैंने मालूम किया एसएनजीडी से कि इनकी इंटीमेशन रिपोर्ट आई है, क्योंकि जो भी शख्स बाहर जाता है उस वक्त मुतलका अख्तियारी को वो इंटीमेशन देते हैं कि हाँ अब मैं जा रहा हूं। भले एक्स पाकिस्तान लीव कब की हो, लेकिन जब जाते हैं तो उन्हें इंटीमेशन देना पड़ता है। वो अभी तक भाई नहीं आई है एसएनजीडी में। और ऐसे में हमने देखा कि वो जो जनाना जावेद अकरम, रिटायर्ड सेक्शन ऑफिसर, ये सेक्रेटरी खुराक नासिर अब्बास सुमरो साहब भी सुन ले कि उसका क्या काम है, वो क्यों बैठा है। हमने देखा है कि जब भी डायरेक्टर फूड बाहर जाता था तो वो ऑफिस में नहीं आता था कि कोई झाड़ ना दे, वो कोई कुछ ये ना कह दे। लेकिन वो 10 सितंबर से जब से ये ऑफिस नहीं आ रहे, वो आ रहे हैं मुसलसल। उस प्राइवेट पर्सन का वो रिटायर हो गया, उसके बाद भी महकमे की जान नहीं छोड़ते। वो तो सेक्रेटरी सर्विसेज का है नासिर अब्बास उमरो साहब। ये सुने, ये क्यों आ रहा है, किस इसका मकसद क्या है। और आपको बता दें कि आज ये नोटिफिकेशन भी हुआ है कि इसमें वो जो आपको बताया था पीएस तौहीद सुमरो उर्फ आलू मियां, उसका तबादला कर दिया है सेक्रेटरी साहब ने। वो जाहिर है सुप्रीडेंट है 17 ग्रेड का तबादला डिप्टी डायरेक्टर फूड के दफ्तर में डायरेक्टोरेट से, सेक्रेटरीट से उसका तबादला वहां किया गया है। और दूसरा ये देखें, ये जो कफन चोर आपको बता रहे हैं कि जो तरपालें भी बेच के डिपार्टमेंट के खा गया, फिर हमने थोड़ी कुछ वो लब कुशाई की तो फिर उस पर इंक्वायरी बैठी, फिर वो तरपालें उन्होंने वापस की। वो वसीम जम्माली नान कैडर, पहले तो उन्होंने ज्यादा कोशिश की कि फिर से उन्हें डीएफसी लगाया जाए। मुझे पता है कि उसका सोर्स कौन है, वो भी उन्होंने लगाया। सेक्रेटरी तक भी ये मामला आता है। फिर सेक्रेटरी ने जाहिर है यही देखा कि नहीं भाई ये नान कैडर है, इसको कैसे लगाए। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं खैरपुर का हूं तो ठीक है, फिर मुझे सक्कर ही भेज दें, वहां से मुझे आसानी होगी। यहाँ कराची में रह के क्या करूंगा, दायरे डीएफसी नहीं है तो असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर रह के वो क्या करेंगे। वो भी कफन चोर जो ऊंची चीज रहा है। इनकी ट्रांसफर पोस्टिंग आज हो चुकी है दोनों की। और आपको बताएं कि ये इमदाद शाह वाला ड्रामा ये क्या है, वो इसलिए क्या भाई, उसमें जैसे आपको बताया कि एक तीर से तीन शिकार। वो तीन शिकार क्या है कि अब ये दफ्तर भी नहीं आ रहे। हो सकता है बाहर भी आओ, लेकिन उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये कि हाँ भाई सीट पे नहीं है। नए वालों को भी पता है कि हाँ क्या लिखा पड़ी है, वो फिलहाल तो साइड पे रहे। दूसरा कई लड़कों से इन्होंने पैसे वैसे खाए हैं, जेब मक्सी, और उनसे फिलहाल जो उनसे भी जान छूट गई तो कहाँ साहब बाहर चले गए। तीसरा शिकार ये कि 9 दिनों के दौरान ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, शायद वो भी किसी को याद आ जाए, उसका ट्रांसफर हो जाएगा तो फिर तो वो लड़कों को ये भी कह देंगे अब तो मैं सीट पे नहीं रहा, मैंने तो बहुत कोशिश की। लेकिन मेरे जो जराए हैं, जो आपको एसएनजीडी का भी आपको हवाला दिया कि ये इंटीमेशन भाई नहीं आई इनके बाहर मुल्क जाने की। और सबसे बड़ा इसमें जो चाल इसकी कि वो ये तासुर दे सके कि भाई स्टाफ लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, मैं तो बाहर से होके आ गया, स्टाफ लिस्ट में नाम नहीं, क्या लॉन्च पे गए थे। अब वो ये पता, ये बातें छुपने वाली नहीं है, ये इमिग्रेशन से ये मैं कल ही पता करा लूंगा कि ये बाहर गया है या नहीं गया है। लेकिन मेरे जो जराए कह रहे हैं ज्यादातर इम्कान इस बात का है कि ये नहीं गया, ये यहीं पे। और इसके तबादले के पीछे जो ये आलू मियां तौहीद सुमरो बता दे, ये और जो जावेद अकरम रोज आके फाइल बना के दे, फिर वो बाई फाइल खुफिया तौर पे उन्हें वो जाके पहुंचाए, फिर वो फाइल भी निकाली। जाहिर है 10 दिन अगर जो है बाहर नहीं गया, छुट्टी नहीं है, तो कुछ लिखा पड़ी कि हाँ अपनी अटेंडेंस भी तो वो जाहिर करनी पड़ती है रिकॉर्ड में। तो मेरे ख्याल में तो इसके पीछे ये कहानी है। तो नाज़रीन ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।